हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको साइंस एंड जीके करवाएंगे। लगभग आपको बता दें कि 2 से 3 ही जीके पूछा गया है और 20 को साइंस पूछा गया है और करंट 7 को पूछा गया है, जो नॉर्मल है। और आपको बता दें कि एलपी के बाद आपको पर डे आप जो 2021 में साइंस करवाया गया है एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला भी जल्द ही आएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोल रहा पहला कि हमारी ज़रूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें से निम्न गुण होते हैं। जिसे हम लोग अपना ज़रूरत के अनुसार कोई को पतला करते हैं, कोई को एकदम पतला बनाना है, कोई को हम लोग गोल यानी पूरा चादर बनाना है। तरह तरह के हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। ये सब कौन सा गुण कहलाती है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आघातवादहीनता तथा तन्यता। अगर आपको पीठ के चादर बनाना है, पीठ के चादर बनाना है तो आघातवादहीनता हो जाएगा। अगर आपको खींच के लंबा करना है तो ये धातु का गुण तन्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चालकता बात करें, ये हम लोग बिजली में अगर बिजली के उपयोग करने के लिए अच्छा कहिए, जिसको में चालकता अधिक होगा उसको रखेंगे। लेकिन आकार ज्ञात करने के लिए, आकार के लिए हम लोग आयतवर्णीय जिसको ज़्यादा रहेगा और जिसको तन्यता ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक के बाद 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्या पर आधारित किया गया था? प्रामाणिक संख्या के आधार पर कौन किया गया था? आपको बता दें कि न्यूलैंड के आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार ये किस पर? परमाणु संख्या के अनुसार किया गया था। परमाणु संख्या के न्यूलैंड के नियम अष्टक नियम था। अष्टक नियम कि हर 8वां के बाद दोहराएगा, ये द्रव्यमान पर निर्धारित था। और मेडलीव का आवर्त सारणी ये परमाणु द्रव्यमान पर था। कौन पर था? परमाणु द्रव्यमान पर, जो पहला आवर्त सारणी था जो परमाणु द्रव्यमान पर था। और ड्यूरेन का त्रिक नियम था कि ए प्लस सी के बट्टा 2 के बी के बराबर होगा, माने ए के द्रव्यमान और सी के द्रव्यमान, और उसका औसत 2 से भागा देंगे तो बी के द्रव्यमान के बराबर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, छठा नंबर। छठा बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान एम और आर त्रिज्या के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के समानुपाती होता है। अनुपाती मतलब समानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जी बराबर होती है, छोटी जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर होती है। तो किसका समानुपाती हो गया? एम बट्टा आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। ये तो कांस्टेंट होती है बड़ी जी के मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है। माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा, -11 होती है। ये तो कांस्टेंट हो गया। तो एम बट्टा आर स्क्वायर, और एम का है पृथ्वी का द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान नहीं। और छोटी जी द्रव्यमान पर निर्भर, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, एम बट्टा आर दिया है, आर तो होगा नहीं, उससे सटीक ऑप्शन कौन है? एम बट्टा आर स्क्वायर होती है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर होती है, ये सटीक तो हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा के बाद देखिएगा 9 नंबर। 9 देखिएगा, थोड़ा सा हल्का जीके है, स्टैटिक में है। और वहाँ आपको बता दें कि जीके में स्टैटिक थोड़ा सा पूछेगा और आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। शांति स्वरूप से भटनाकार वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धता में दिया जाता है? तो शांति का भटनाकार पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसको में? विज्ञान और तकनीकी में दिया जाता है। साहित्य में तो नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ये 2023 में किसको दिया गया है? किसको दिया गया है आपको बता दीजिएगा। नरगिस को दिया गया, नरगिस को दिया गया है 2023 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा उसके बाद 16 के बाद देखिएगा, 16 के बाद देखिएगा 16 नंबर बोल रहा है
कि यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड तो त्वरण ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी होती है। तो आप ही बताइए कौन हो जाएगा। v कितना है, लास्ट वाला कितना है 10 है, तो 10 हो गया, माइनस प्रारंभिक वेग 5 हो गया, बटा समय कितना है 5, यानी 10 में से 5 किया था 5, 5 बटा 5 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए पॉइंट में ये नहीं होगा, ये 10 से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी त्वरण। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखिएगा 18 नंबर, पौधे में बनापन निम्नलिखित में से किस उपचार को नियंत्रित किया जा सकता है। पौधे के बनापन के लिए हम लोग जिबरेलिन का प्रयोग करते हैं। पौधे में जिबरेलिन जो पौधे के बनापन को नियंत्रण करता है। साइटोकाइनिन की बात करें, ये कोशिका विभाजन करता है। साइटो माने कोशिका होती है और काइनिन विभाजन, ये कोशिका विभाजन करता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन की बात करें, ये वृद्धि करता है शीर्ष और जड़ों में, शीर्ष और तना के ऊपरी भाग में वृद्धि करता है ऑक्सिन। एथिलीन की बात करें, ये पकाने में उपयोग करते हैं, यानी ये पकाता है किसका, पौधे के फल को पकाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे की परमाणुक तरल के रूप में होती है। ये सोडियम होता है कमरे के ताप पर। किसको रूप में, धातु के पूछ रहा है तो सोडियम हो गया, मतलब फर्स्ट ग्रुप के सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब फर्स्ट ग्रुप वाला कमरे के ताप पर तरल रूप में हो सकता है। और धातु के बात करें तो ब्रोमीन, जब अधातु बात करेगा अधातु कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन, कौन, ब्रोमीन का हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो फास्फोरस के ये फास्फोरस चतुर्परमाणुक होती है जो, और सल्फर के बात करेगा, सल्फर ये अष्टफलकीय यानी 8 परमाणुक होती है, यानी बहुपरमाणुक होती है, ये बहुपरमाणुक होती है, लेकिन चतुर्थ है नहीं। तो 1 2 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुपरमाणुक हो जाएगा। क्योंकि त्रिपरमाणुक होगा नहीं, त्रिपरमाणुक कौन होता है, एल्युमिनियम होता है, त्रिपरमाणुक होता है। लेकिन ये कौन परमाणुक होता है, आपको बता दें कि ये चतुष्फलकीय होती है, यानी चतुर्परमाणुक होती है, और जो है नहीं तो इसको बहुपरमाणुक मान लेंगे। ये गलत है, 3 नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बाद देख लीजिएगा 18 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन में से एक का उपयोग समानता सटीक पीएच मान मापने के में किया जाता है। तो पीएच मान मापने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है पीएच मान मापने के लिए, मैंने कितना पीएच मान 2 3 4 होगा एग्जिट बताने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। अफ्लोक्तिलीन के ये हम लोग आम्ल और क्षार के खाली प्रवृत्ति के बारे में पता करते हैं कि क्या होगा, और इमोसिन कुछ नहीं है, इमोसिन से हम लोग आम्ल क्षार पता नहीं लगा सकते हैं। और लिटमस पल्स से ही आम्ल क्षार पता लगा सकते हैं, पीएच मान एग्जिट नहीं बना सकते हैं। एग्जिट के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आप जानते हैं कि पीएच मान 0 से 14 के बीच में होती है, और इसका प्रयोग यूनिवर्सल इंडिकेटर में प्रयोग करेंगे, और ये सब आम्ल क्षार का प्रयोग में करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 के बाद 29 नंबर देखिएगा, अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से जाती है। आप जानते हैं कि अंडा ये फ्लैटियन ट्यूब के माध्यम से जाती है, कौन, फ्लैटियन ट्यूब के माध्यम से जाती है। और अंडाशय के कोख में फ्लैटियन ट्यूब की यानी डिम्बाहनी से जाती है, और गर्भाशय में ये भ्रूण बनती है, भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में ही होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिम्बाहनी हो जाएगा जिसको फ्लैटियन ट्यूब भी कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 32 नंबर, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी होती है, जिसे
Al2O3 हो गया, PbO हो गया और जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ये उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार के दोनों का गुण रखता है, उभयधर्मी कहते हैं। जैसे धातु और धातु के बीच रखता है उसे उपधातु कहते हैं, इसी तरह अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है उसे उभयधर्मी कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। ये नर युग्म यानी शुक्राणु को हम गतिशील जीवाणु कोशिका कहते हैं और मादा युग्मज को यानी अंडाणु है, ये अंडाणु हो जाएगा। और शुक्राणु अंडाणु दोनों मिलकर युग्म माने जाइगोट का निर्माण करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार दक्षिणी बिंदु में स्थित है। देखिए ये हमारा भारत हो गया। तो देखिए छोटा सा नक्शा हम पाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा कहाँ पर, अंडमान निकोबार यहाँ पर मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार यहाँ पर भारत के पास। और यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा कौन मिलेगा, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार के द्वीप पर रहेगा और इसको दक्षिणम बिंदु में स्थित है। भारत के उत्तर ऊपर हो गया, इस और यानी दक्षिणम बिंदु में हो गया। और उत्तर में बात करेंगे तो इंदिरा कौल होता है, इंदिरा कौल कहेगा, इंदिरा कौल ऊपर है, कौल से उत्तर होता है यानी इंदिरा कौल हो गया कहाँ, उत्तरी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 38 के बाद देखिएगा 35 नंबर के बाद देखिएगा 44 नंबर। 44 नंबर का कहता है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाए तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो जानते हैं W बराबर एफ एस कोस थीटा होती है, एफ एस कोस थीटा। W अगर ये सब जा रहा था फिर आ गया एक के जमा तो विस्थापन तो 0 हो गया यानी कर्णात्मक शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब वृत्ताकार पथ पर कोई चीज घूमे या अंतरिक्ष में जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा ध्वनि निम्न में से क्या होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है यानी यांत्रिक होती है क्योंकि ये निर्वात में नहीं कर सकता है। हर इसको गमन के लिए हमेशा इसको कोई माध्यम की आवश्यकता होती है यानी यांत्रिक तरंग हो जाएगी ध्वनि, जो अनुधार्य तरंग भी कहते हैं, अनुधार्य तरंग होती है और एक सीधा चलती है। और आपको बता दें कि जो प्रकाश है जो अयांत्रिक तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन आएगा, इसको याद रखिए गाए पद आ सूरदी माने गामा हो गया, एक्सरा हो गया, पराबैंगनी हो गया, दृश्य हो गया, अवरक्त हो गया, सूक्ष्म हो गया, रेडियो हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद देखिएगा 50 के बाद देखिए उसको बाद 64 नंबर देखिएगा। 64 नंबर क्या कहता है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है देखिएगा। 64 कह रहा है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना Q कितना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 है। धारा कितना 1 में एम्पियर धारा यानी I कितना है 1। तो तार में अनुप्रस्थ प्रत्येक खंड में 1 सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन यानी टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तब जानते हैं कि Q बराबर N होती है और निकालना है कुछ N यानी संख्या निकालना है तो Q बटा E हो जाएगा। तो Q कितना है Q बटा N हो जाएगा 1 होगा। और आप जानते हैं कि Q बराबर IT होती है, IT एगो E होता है IT। अब इसको में Q बराबर IT होता है तो हम लिख सकते ना है कि Q बराबर IT यानी I हो जाएगा और T और Q बराबर N तो दोनों लिख लेंगे और संख्या निकालना है तो IT बटा E हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि N बराबर IT बटा E हो गया, ये सूत्र हो गया IT बटा E। तो I कितना है 1 एम्पियर, समय कितना है 1 सेकेंड बटा आवेश कितना है यानी इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 है।
ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा, यानी 1/1.6 गुने 10 के पावर ऊपर 19 हो गया। अब मैं बताइए ये दशमलव है तो एक जीरो बैठा था, कोई दिक्कत? अगर इसको हम से एक और ले लेंगे तो 18 ही हो जाएगा, 10 के पावर 18 और 16 यानी 100/16 हो जाएगा। और 100 से भागा देंगे 16 से 100 में तो 6 बार में गए, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है मनुष्यों के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा सबसे बड़ा है? तो कौन सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा? सूर्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर के यानी v माइनस ई बटा टी किसको कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तो एफ बराबर एम में हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसको समझिएगा। बोल रहा गोलाकार दर्पण की वार्ता केंद्र क्या होती है, यानी सी क्या होती है? तो सी क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है कि यह मुख्य अक्ष पर यानी पी हो जाएगा, मान लीजिए ये दर्पण होगा, एक ये दर्पण हो जाएगा, 2 दर्पण, अब बगल में ये पी हो गया और एफ हो जाएगा और सी हो जाएगा, इन है। तो पहला बोल रहा है यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, यानी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, एक मुख्य अक्ष है तो बिल्कुल सही है कि एक बिंदु होता है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को प्रतिबिंब के साथ गुजरती है। इसको हम समांतर सब प्रकाश इसको समांतर गुजरती है, नहीं गुजरती है, कोई टेढ़ा भी, कोई फोकस आ जाती है, तो तरह तरह का, ये नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या हो रहा है, यह उस खोखले गोले का केंद्र है, खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है, यानी गोलाकार दर्पण का यह एक भाग है, उसी को हम सेंटर बोलते हैं, जिसका एक भाग है, बिल्कुल सही, दूसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है, तो गोलाकार दर्पण है इसका मध्य बिंदु तो यहाँ हो जाएगा, दर्पण के मध्य बिंदु का रहा, तो दर्पण के मध्य बिंदु को तो पोल कहते हैं, तो ये नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पर एक बिंदु जिससे प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है। ये भैया देखिएगा इसको, ये आती हुई प्रतीत तो यहाँ तो फोकस पर गुजरती है, यहाँ समांतर टकराती है, यहाँ फोकस पर होती हुई प्रतीत होती है, तो ये फोकस हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधे के उत्तक कोशिका के विभाजन में सक्षम होती है? कौन सा विभोजक उत्तक जो पौधे के विभाजन में उपयोग होती है, इसको में विभोजक उत्तक हो जाएगा, कौन? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्केल काइमा एक दृढ़ उत्तक है जो पौधे के सहारा दर्शाती है और जाइलम जल को पहुंचाता है। अप्रेन काइमा ये भोजन को पैक करता है, भोजन को संग्रह करता है, भोजन को संग्रह करता है। अप्रेन काइमा को हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं। चलेगा ना क्वेश्चन, मृदु होता नहीं है, मृदु तो खाली स्केल काइमा जीवित होता है, लेकिन मृदु उत्तक कहते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होती है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होती है। देखिएगा 72 बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा एक घोल क्षारीय है? तो घोल क्षारीय होने के लिए पीएच मान 7 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 10⁻⁻8 होगा, 10⁻⁻9, ये माइनस मान होगा ना, अगर 10⁻−10 लिखे 8 लिखे तो ये 8 पीएच मान हो गया, 10⁻−9 लिख लिए तो ये 9 पीएच मान हो गया। तो अब देखिए ये कितना लिखा है, 1 × 10⁻⁷ से छोटा, तो -7 से छोटा कौन होगा? 10⁻⁸ हो जाएगा। इधर में साइन होता है छोटा का, इधर में होता है बड़ा के, ये हो गया बड़ा के और ये छोटा के, तो एच इससे छोटा होगा, इससे छोटा 10⁻⁸ होगा। अब -8 मैंने पीएच माना 8, तो ये क्षारीय तो हो गया, 7 के बाद क्षारीय होता है, ये बराबर 10⁻⁴ यानी 4 पीएच मान का रहा, नहीं होगा। इससे बड़ा तो 10⁻6 होगा, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, जितना छोटा होता उतना बड़ा होता है, उल्टी होता है, और ये तो बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, इन ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट बोल रहा है एक चीनी यात्री बहुत बिच्छू जिसने नालंदा के शास्त्र और अध्ययन किया था और 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष तक लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको बता दें कि ये किसका काल है? ये हेनसा के काल है। ये हेनसा आया था किसको? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल 606 से लेकर 648 ईस्वी तक
हर्षवर्धन के काल था। तो किसको वर्ष में आया था? हिंसा आया था। हिंसा आया था 606 से 648 ईस्वी के बीच में। इस समय कौन था? हर्षवर्धन के काल था। हर्षवर्धन के समय आया था मेगास्थनीज। हर्षवर्धन के समय हिंसा आया था, जो 17 वर्ष तक शासन किया। मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक लिखा था। और ये किसका समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फाहियान किसको समय आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फाहियान अल-गुरनी ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। उम्मीद क्यों हो कि अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।